नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अर्जुन तोंदवाल आज आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं जिसका नाम है छंद। हिंदी साहित्य कक्षा 12 की दृष्टि से जो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लेते हैं और आप बात करें हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अलावा तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए एसआई या फिर यूपीएससी का जो बड़े स्तर पर एग्जाम होता है वहां पर छंदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे छंद के विषय पर। शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छंद का सामान्य परिचय, छंदों के प्रकार कौन कौन से होते हैं और छंदों की पहचान किस तरह से की जाती है। तो शुरुआत करते हैं छंद पर और सबसे पहले बात करते हैं कि छंद कहते किसे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेद के 6 अंग होते हैं। उन 6 अंगों में से जो नंबर 6 क्रमांक पर है उसका नाम है छंद। वैसे वेद के शिक्षा भी एक अंग है, उसी तरह छंद भी वेद का ही अंग माना जाता है। परिभाषा इस तरह से है कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति, गति, लय आदि का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। गति, यति, लय और तुक इनके आधार पर अगर शब्द विचार किया जाता है तो वह छंद ही होता है। छंद की परिभाषा के बाद हम बात करते हैं कि छंदों के प्रकार कितने होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। जिस छंद की गणना हम मात्रा के आधार पर करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं और जिस छंद की गणना हम वर्णों के आधार पर करते हैं उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। ठीक है, मात्रा और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण तो हो गया जैसे ये होते हैं वर्ण, और मात्राएं आप जानते हो कि आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा, ये होती है मात्राएं। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो इधर तो होंगे मात्रिक, जैसे आ की मात्रा ये होगी, बड़ी ई की मात्रा ये होगी, ऊ की मात्रा ये होगी। ठीक है, ये तो होती है मात्राएं। और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं ये। ठीक है, तो जिन छंद की रचना मात्राओं के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं और वर्णों के आधार पर जिसकी रचना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं और वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसी तरह से वर्णों में बात करें तो समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। सम क्या होता है और अर्ध सम क्या होता है और विषम क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, अर्ध सम का मतलब आधा समान और विषम का मतलब पूरा ही असमान। कहने का मतलब जब छंदों की गणना की जाती है तो छंद में 4 चरण होते हैं। चरण किस तरह से होते हैं? यहां से छंद किया स्टार्ट तो ये एक चरण कंप्लीट, यहां पर दूसरा चरण ये और तीसरा ये और चौथा कंप्लीट। क्लियर? ये ऐसे छंद होता है। एक चरण यहाँ पे, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अगर ऐसे नहीं लिखे तो 4 चरण ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 और 4। 4 चरणों में अगर छंद होता है, अगर चारों में मात्राएं समान है तो सममात्रिक छंद होगा। अगर 2 में समान और 2 में असमान हो तो अर्ध सममात्रिक छंद होगा। और मान लो कि चारों में इसमें अलग मात्रा है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है और इसमें 13 है, जो भी है, ये विषम मात्रिक छंद होगा। तो मैंने बताया कि अगर चारों वर्णों में, चारों चरणों में, जैसे कि मान लो कि इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, तो ये तो हो गया सममात्रिक छंद। अगर इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 13, अर्थात तो 2 सही है, 2 2 हो गए, तो ये हो गया आधा समान। और मैंने लिख दिया यहां पे 11, 9, 13 और 15,
तो ये हो गया विषम मात्रिक छंद। क्लियर। इसी तरह वर्णों में भी यही होता है, अगर समान वर्ण होते हैं तो समवर्णिक छंद, आधे समान होते हैं, आधे सही आधे अलग, तो वह अर्ध समवर्णिक छंद होगा, और पूरे वर्ण ही अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं विषम वर्णिक छंद। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मात्रिक छंदों में आता है दोहा, सोरठा और चौपाई छंद। उसी तरह वर्णों में आते हैं वंशस्थ छंद, द्रुत, विलंबित छंद, सवैया छंद। क्लियर। बात करते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु वर्ण और एक होता है दीर्घ वर्ण। लघु को बोलते हैं छोटा और दीर्घ को बोलते हैं बड़ा। ठीक है, तो आप देखें कि लघु को बोला जाता है छोटा, ठीक है, और दीर्घ को बोला जाता है बड़ा। जब हम मात्राओं के आधार पर छंद की गणना करते हैं तो इन्हीं ही के आधार पर छंद की गणना की जाती है। एक होती है लघु मात्रा जो इस तरह से लगाते हैं, और एक होती है गुरु मात्रा जो इस तरह से लगाते हैं। इसको बोलते हैं लघु मात्रा, इसको बोलते हैं गुरु मात्रा। इसको बोला जाता है ह्रस्व या इसको बोला जाता है दीर्घ। यह है छोटी मात्रा और ये होती है बड़ी मात्रा। एक ही बात है, तीनों को एक ही चीज कहा जाता है। अधिकतर बोलने में लघु और दीर्घ बोला जाता है। बात करते हैं हम परिभाषा में, देखे थे यति, गति, लय, ये क्या चीज है। सबसे पहले यति की बात करते हैं कि छंद रचना में जब हम छंद रचना करते हैं उसके बीच में, पदों के बीच में अगर हमें रुकना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है, उसे बोलते हैं यति। ठीक है। गति क्या होती है, छंद में समाहित संगीतात्मकता लय। हम किसी छंद को पढ़ते हैं या बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो उसे किस गति से पढ़ते हैं, किस लय से पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं गति। तुक की बात करें तो छंद के चरणों के अंत में जो ध्वनि की समानता होती है उसे बोलते हैं तुक। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे छंद लिख दिया और अंत में आता है ली, तो फिर यहां पर भी ली आना चाहिए, इसको बोलते हैं तुक मिलना। यहां पे मान लो ई आ गया तो यहां पर भी ई आएगा, इसे बोलते हैं तुक मिलना। क्लियर। गणों की बात करते हैं, 3 गण, इसका विशेष ध्यान रखें। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं। 3 वर्णों का क्या होता है, समूह होता है, उसे गण कहते हैं। चाहे वो वर्ण हो चाहे मात्राएं हो, 3 ही होगी उसे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे भारत, इसमें 1 2 3 अर्थात ये एक गण बन गया है। इसी तरह मैंने एक शब्द और लिखा है यहाँ पे भारतीय, इसमें 4 शब्द हैं, परंतु जो प्रथम 3 है ना इसी का गण माना जाएगा, अर्थात इसमें भी कितना गण है, 1 ही है। कहने का मतलब ये अलग अगर चौथा रह जाता है तो ये होता है। और हलंत वालों को नहीं गिना जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया प्रहलाद, ये हलंत लगा हुआ है, तो इसकी गण की कैसे पता चलेगा, एक तो ये हो गया, हलंत वाले को नहीं गिनना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, अर्थात 3 वर्ण मिल चुके हैं, 1 2 3, तो एक गण हो गया है। क्लियर। आगे देखते हैं कि जो गण होते हैं, मैंने बताया कि गणों में 3 वर्णों की, 3 वर्णों से एक गण बनता है। हिंदी साहित्य में अगर हम छंद पढ़ते हैं तो ध्यान रखें कि 8 गण होते हैं। इन 8 गणों के आधार पर ही हम पूरे छंद पढ़ेंगे, और अगर ये हमें याद हो जाता है सिर्फ ये इतना सा, तो छंद में कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। ये 100% 100% गारंटी है। अगर आपको ये याद हो जाता है तो छंद में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है गणों के लिए। हिंदी साहित्य में छंद पढ़ने के लिए 8 गण होते हैं, जिसका सूत्र है ये माता राज भान सल गा। ये माता राजभान सलगा, इसको बार बार बोले, अभ्यास करें। ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा। ठीक है। अब देखो, इसको आप यहीं पर रोकें, मैं पहले बता देता हूं कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, लघु मात्रा तो ये होती है और दीर्घ मात्रा, वेरी गुड, ये होती है। याद रखें लघु और दीर्घ। स्वरों के आधार पर मात्राएं लगेगी। अगर आ की मात्रा है तो बड़ा आ हो जाए, ई की मात्रा छोटी ई तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। ठीक है। ये ए है, लघु मात्रा आएगी। आ है, बड़ा हो गया, इसको दीर्घ बोला जाता है।
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं एक ही और एक ही। यहां पर दोनों पर गुरु मात्रा आएगी। क्या आएगी? गुरु मात्रा है। क्यों आएगी? क्योंकि ये सिंगल है। जब मात्रा लगाते हैं तो इसके ये लगाते हैं और इसके ये वाली लगाते हैं। तो जब मात्रा एक ही आ गई है तो यहां पर हमेशा ध्यान रखें कि दोनों में गुरु ही आएगा। और ए में मात्रा लगी हुई है गुरु, इसमें भी मात्रा लगी हुई है गुरु। इसमें हमेशा गुरु मात्रा आएगी, याद रखें। बात करें सन, ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसमें गुरु होएगा। क्लियर? ये छोटा री है, छोटी मात्रा, ये बड़ा री है तो बड़ी मात्रा, इसको बोलते हैं री। ये वाली री इसमें लगी हुई है अर्थात छोटी री है तो छोटी मात्रा, ये बड़ी री इसमें लगी हुई है ली तो इसमें बड़ी मात्रा। अगर आधा अक्षर पहले आता और फिर पूरा आता है तो छंद गणना में इस आधे अक्षर को पहले वाले में गिना जाता है। तो ये अगर पहले वाले में गिन लेंगे तो ये पहले तो कुछ है ही नहीं ना, तो बचा क्या? पै बचा। तो पै में क्या लगेगी? सिंगल मात्रा अर्थात लघु लगेगी। जब पै को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं तो पम बोला जाता है, पम। पै के साथ ही इसको बोला जाता है। अर्थात अगर पै के ऊपर बिंदी आ रही है, किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं सिर्फ अनुस्वार आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। ठीक है? ये पै है, इसमें छोटी री मिली हुई है, ये वाली छोटी री, तो ये क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं लघु, पम। ध्यान दे, ये पै है, ये आधा है, ये आधा वाला पहले में मिलेगा, मिलेगा अब नहीं मिलेगा? अभी बताया मैंने यहाँ पे। ये प्र है या नहीं है? तो ये रे पहले वाले में चला गया, इसी तरह ये मैं भी इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। इसी तरह उत, तो ऊ क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। और इसकी गणना करते नहीं है, आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगती है। एक इकलौता शब्द ये है, सिर्फ इकलौता, अपवाद के रूप में भी मान सकते हैं। जो स्तर शब्द होता है, मैंने बताया कि आधा वर्ण इधर आ जाएगा तो इसमें आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए? लघु लगना चाहिए। परंतु यहां पर इस शब्द में क्या लगेगा? गुरु लगेगा। याद रखें इसको, वेरी गुड। दु है, इसमें गुरु मात्रा आएगी, क्षय में लघु आएगी, त्रय में भी लघु आएगी, ज्ञ में भी लघु आएगी और श्रय में भी लघु आएगी। ये संयुक्त व्यंजन है। कै और स से मिलकर बना है, तय और रे से मिलकर बना है, ज और य से मिलकर बना है, स और रे से मिलकर बना। परंतु इनमें स्वर कौन सा है? ए है। स्वर क्या है? ए मिला हुआ है। अगर ए स्वर है तो मात्रा कौन सी लगेगी? लघु लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया? घ में मात्रा लगेगी लघु। यह है छोटा रू, बिना गांठ वाला, गांठ इसमें लगी हुई है, ये बिना गांठ वाला है, इसलिए इसमें क्या आएगा? एक मात्रा। और इसमें क्या मात्रा आएगी? दो मात्रा। यह है। ध्यान दे, दोबारा लिख रहा हूं। चंद्र बिंदु अगर ऊपर आ जाती है तो वह लघु माना जाएगा, अनुस्वार आ जाता है तो वह दीर्घ माना जाएगा। याद रहेगा? हलंत आ जाता है, हलंत आ जाता है तो गिना नहीं जाएगा। ये विसर्ग आ जाता है तो दीर्घ होगा। चंद्र बिंदु सिर्फ लघु होगी, ध्यान रखें। ये है हमारे लह, मह, नह, रह। ये शब्द व्यंजन में गिने जाते हैं, अलग रूप में लिया गया है इनको, तो इनके सभी के जो है लघु मात्रा आएगी। क्योंकि इसको जैसे तुम्हारा शब्द लिखते हैं अपन, तुम्हारा, तो इसको हम तू के साथ नहीं बोलते हैं, है के साथ बोला जाता है, तुम्हारा। तो इसलिए ये मह, नह, लह और रह, चारों का ध्यान रखें। इन चारों वर्णों में मात्राएं क्या आएगी? लघु आएगी। अब हम इनके मात्राएं लगाना सीखते हैं। याद रहे, आधे वर्ण के कोई मात्रा नहीं होगी। जो आधा वर्ण होगा उससे पहले अगर पूर्ण वर्ण है तो आधे वर्ण की मात्रा उसमें गिनी जाएगी। देखें, ये भी आधा, ये भी आधा, इन दोनों में कोई मात्राएं नहीं लगेगी। ये आगे वाले वर्ण में चले जाएंगे, बचा कितना? एक, तो इसमें क्या आएगी? सिंगल मात्रा। समझ में आ गया? ठीक है। सिंधु अगर अकेला होता तो मात्रा ये आती, पर इसमें ये न भी मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? दीर्घ।
और छोटा ऊ है ये लो, ठीक है। कन्हैया, ये न इसमें नहीं आएगा, मैंने कहा न है, अगर न है आ गया है तो ये इसी के साथ जुड़ा जाएगा, तो कै अकेला रह गया, न है में बड़ी मात्रा और या के साथ तो है ही। हंस, देखिए यहां पर कौन सी मात्रा है, दीर्घ, स में हंसी कौन सी मात्रा आएगी, लघु, और सी में दीर्घ। इसी तरह बात करें जगत की, ये जय में सिंगल और ये तय इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वेरी गुड। बात करते हैं आगे अमृत की, ए में अकेली मात्रा और ये री किसमें लगा हुआ है, मैं में लगा हुआ है, कौन सा री है, छोटा री है, तो छोटा री है तो ये यहां पे आ जाएगा अमृत। देखो वह के साथ क्या है, ये तय भी, आधा तय भी इसमें आएगा, आधा सह भी इसमें आएगा, ये रह भी इसमें आएगा, तो ये तो बन गया गुरु, और ये अकेला ये बच गया, ये बन गया लघु, ठीक है। बात करते हैं आगे दुख की, दुख की बात करते हैं। देखो दू में क्या है, दीर्घ है, तो ये रहा दीर्घ, ख क्या है, लघु है। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, दो चार शब्द और भी हैं जिनकी बात करते हैं। एक है कल, लघु, और क में ल में क्या है, दीर्घ, सॉरी लघु, ये क है, ये तो आगे चला जाएगा, और ला क्या है, दीर्घ है। श्रवण, ये स इसमें मिला हुआ है, रह तो इधर निकल जाएगा, एक एक एक। बात करते हैं देश प्रेम की, दीर्घ दीर्घ, ये रह इसमें आ जाएगा, ये भी दीर्घ और ये मैं। एक बात, सभी बच्चे इसको आसानी से देखें, समझने की कोशिश करें, नोट करें कि कहां पर कुछ समझ में नहीं आया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा गण के ऊपर बिंदु छूटा हुआ था। गण की बात करते हैं और गण पे देखते हैं। यहां पर मैंने छोड़ा था कि 8 गण हैं। कितने हैं, 8 गण हैं। अब 8 गण कैसे बनेंगे, देखो यहां पर अपन ने पढ़ा था 3 वर्णों का समूह एक गण बनाता है। देखें ये 3 हो गए, क्या एक गण बन गया, ठीक है, एक गण बन गया। दूसरा गण यहां से लेंगे 2, फिर ये तीसरा यहां से लेंगे 3, चौथा यहां से 4, पांचवा यहां से 5, छठा यहां से 6, सातवां यहां से और 8वां यहां पे। लास्ट के 2 बच जाएंगे, इनका गण नहीं बनेगा क्योंकि 3 वर्णों का होना जरूरी है। तो पहला वर्ण तो बन गया यगण, दूसरा बन गया मगण, तीसरा बन गया तगण, चौथा बन गया रगण, पांचवा बन गया जगण, छठा बन गया भगण, सातवां बन गया नगण, आठवां बन गया सगण। क्लियर, ये मैंने 8 गण लिख दिए, यगण, ये मा ता रा जय भा न स। ये लगा नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कोई वर्ण नहीं। तो 8 गण कौन से, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। क्लियर, ये कैसे बने, ये माता, मातारा, ऐसे, ठीक है। क्लियर, अब इनकी मात्राएं लगेंगी। यगण की मात्रा क्या होगी, ये माता, 3 शब्द होंगे, ठीक है, ये लगा दी हमने मात्राएं। आ गई क्या, मगण की क्या होगी, मातारा, ये रहा मातारा, मातारा। सबकी अलग अलग मात्राएं होगी, एक भी सेम हो जाती है वही गलती हो जाएगी, ध्यान रखना। अगली तगण, ताराज, मात्राएं देखते रहे, अगर कहीं पर भी सेम हो जाती है तो वही गलती हो जाएगी। राज भा, राज भा। जगण, जय भान, जय भान। भगण, भान से। नगण, न सैल। सगण, सैलेगा। आप देखें, अब जितनी भी मात्राएं लगाई है, क्या इनमें कोई सेम है? अगर है तो गलत हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो हमारा
जो कि मात्राओं की गणना की है वह सभी सही है। ऊपर वाले में देखें, यगण में 155, अगले में 555, उससे अगले में 551, 515, 151, 511, 111, 115, सभी अलग अलग है। अब इनका उदाहरण एक और बता रहा हूं मैं सामने। जैसे बात करते हैं यगण की, तो देखो यही मात्राएं आएगी विमाता में, पांचाली में सभी में बड़ी आएगी। देखो कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। प्रासाद, ये रह तो इसमें चला गया, ये इसकी मात्रा, ये इसकी मात्रा, ये इसकी मात्रा। वासना, विनाश, याचक, सरस और लघुता, सभी में वही मात्राएं हैं। तो एक सामान्य सा परिचय था छंद से संबंधित कि छंदों की गणना किस तरह से की जाती है। छंदों के दो प्रकार हो गए, मात्रिक और वर्णिक छंद। आगे की जो वीडियो है उसमें मैं छंद लेकर आऊंगा, जिसमें हम वर्णिक छंदों पे अलग बात करेंगे, मात्रिक छंदों पे अलग बात करेंगे। तब तक आप सभी इस छंद से संबंधित जो भी बिंदु है या जो भी परिभाषा है, इनको ढंग से याद कर लें, समझ लें। धन्यवाद।